दोस्तों, संसदीय प्रणाली में देश का शासन संसद के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। भारत में यह व्यवस्था ब्रिटेन से प्रभावित है, क्योंकि ब्रिटेन ने एक लंबे समय तक भारत पे शासन किया है। संसदीय व्यवस्था में वैसे तो प्रमुख राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अर्थात इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका सर्वोपरि होती है। अर्थात राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। दोस्तों, क्या ऐसे में प्रधानमंत्री अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है? यह सवाल उठना लाजमी है। चूंकि प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, उसकी सरकार होती है, सरकार का प्रमुख होता है, उसके अपने मंत्री होते हैं, उसके अनुसार प्रशासनिक मशीनरी होती है। ऐसे में क्या वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकता है? दोस्तों, यह न सैद्धांतिक तौर पे न व्यावहारिक तौर पे संभव है, क्योंकि भारत में 3 संस्थाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं, एक दूसरे को सहयोग करती हैं, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी करती हैं। दोस्तों, इन प्रमुख संस्थाओं के अलावा छोटी छोटी और भी स्वतंत्र संस्थाएं हैं जिसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इनकी शक्तियों के बारे में उल्लेख किया गया है, इनके अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है, इनके क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। दोस्तों, संवैधानिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण में लेना राजनीतिक कार्यपालिका के बस की बात नहीं है, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं को सुरक्षा हमारे न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। न्यायपालिका अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है जो कि अमेरिका से प्रेरित है। अर्थात दुनिया की सबसे मजबूत न्यायपालिका अमेरिका में मौजूद है। वहीं हमारी संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से प्रभावित है, क्योंकि दुनिया की सबसे मजबूत संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन में मौजूद है। दोस्तों, कई बार संसद और न्यायपालिका में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, और जब जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है तब तब नए नए बदलाव आए हैं। वो चाहे गोलकनाथ का मामला हो, चाहे केशवानंद भारती का मामला हो, चाहे इंदिरा साहनी का मामला हो। दोस्तों, समय समय पर व्यवस्थाओं में बदलाव आई है। एक बार जरूर 1975 के इमरजेंसी के दौरान जो 19 महीने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने देश की जनता पर थोपा था, उसमें जरूर ऐसी संस्थाओं को कब्जे में लेने की बात की गई थी, कोशिश की गई थी, लेकिन अंततः वो भी असफल हुआ। इनकी स्वतंत्रता बरकरार रही। फलस्वरूप 1976 में जनता पार्टी की सरकार बनी, 44वां संविधान संशोधन हुआ, इसके माध्यम से व्यापक बदलाव किए गए। कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा गया, जैसे
कार्यपालिका अपने शक्ति का दुरुपयोग न कर सके, न्यायपालिका को और मजबूती प्रदान की गई। दोस्तों, अमूमन कार्यपालिका और विधायिका में सामंजस्य देखा जाता है, अर्थात कार्यपालिका जो चाहती है विधायिका वैसे विधि का निर्माण करती है, क्योंकि विधायिका में जिसका बहुमत होता है उसी की विचारधारा, उसी की पॉलिसी काम करती है, उसी की पॉलिसी विधि का रूप लेती है। जो कि कार्यपालिका उसका कार्यान्वयन करती है। ऐसे में कार्यपालिका विधायिका से अलग नहीं है। लेकिन दोस्तों, जब अल्पमत की सरकार होती है या बहुदलीय सरकार होती है, तब कार्यपालिका और विधायिका में टकराव की स्थिति हमेशा उत्पन्न होती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आप देखेंगे, राजीव गांधी की सरकार में आप देखेंगे, लेकिन जब स्पष्ट बहुमत की सरकार होती है तब अक्सर देखा जाता है कार्यपालिका और विधायिका लगभग एक दिशा में काम करते हुए पाए जाते हैं। अगर स्पष्ट बहुमत की सरकार होती है तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि सरकारें अपने शक्ति का दुरुपयोग करें। हालांकि व्यवहार में ऐसा नहीं होता। क्योंकि तब हमारी न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है। समय समय पर न्यायपालिका ऐतिहासिक फैसलों के द्वारा ऐसी शक्तियों का प्रतिरोध करती है। दोस्तों, ये कई बार हुआ है। इंदिरा गांधी ने जब एक तरफा कार्यवाही करने की कोशिश उन्होंने किया, उन्होंने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का कोशिश किया, उन्होंने शासन की बागडोर लगभग अपने हाथों में लेने की कोशिश किया, तब यही हमारी न्यायपालिका उनके सामने आ खड़ी हुई। दोस्तों, न्यायपालिका स्वतंत्र निकाय है। हाँ, इसका चयन, इसके सदस्यों का चयन जरूर राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन उसकी भी अपनी एक अलग व्यवस्था है जो अपने आप में अद्भुत है, जो दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, जिसको हम कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। इसमें न्यायपालिका के कुछ सदस्यों द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों के नाम का प्रस्ताव राष्ट्रपति को प्रस्तावित किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता, लेकिन अमूमन देखा जाता है राष्ट्रपति उस सदस्य को अपनी स्वीकृति दे देता है। दोस्तों, न्यायपालिका के सदस्यों की अर्थात जजों की नियुक्ति, प्रोन्नति, उनका वेतन, उनका टर्मिनेशन, सब कुछ का स्पष्ट वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। दोस्तों, जरा आप सोचिए, आपको कोई काम दिया जाता है, एक चुनौतीपूर्ण काम दिया जाता है,
आपको साथ में ये आश्वासन दिया जाता है आपको इतने समय तक इस पद पे रहते हुए इस काम को अंजाम देना है, उसके बीच में आपको कुछ नहीं हो सकता, उसके बीच में आप कोई आपका उत्तरदायित्व तो नहीं होगा, आपको कहीं हटाया नहीं जा सकता, आपकी वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती, आपकी सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की जा सकती। दोस्तों जरा आप सोचिए, फिर आप किसी के प्रभाव में आकर क्या अपने निर्णय को बदल सकते हैं, अपने कार्य प्रणाली को बदल सकते हैं, अपनी बनी बनाई सिस्टम को बदल सकते हैं? दोस्तों जवाब होगा नहीं। ठीक वैसे ही हमारे न्यायपालिका समय समय पर इस बात की तरफ इशारा करती है कि अभी हम जिंदा हैं। दोस्तों वो अलग मसला है, न्यायपालिका नहीं होती, न्यायपालिका इतनी मजबूत नहीं होती, केंद्र में बहुमत की सरकार होती, स्पष्ट बहुमत की सरकार होती। वैसी स्थिति में हो सकता है, इस बात की पूरी संभावना है कि हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कब्जे में लिया जा सकता था, लेकिन अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है उसमें संभव नहीं दिख रहा। दोस्तों कोशिश हमेशा होती है, शुरू से होती आई है, अभी तक चल रही है, लेकिन अगर होना होता तो पहले ही हो जाता। आज के दिन का इंतजार नहीं करता, कल के दिन का इंतजार नहीं होता। दोस्तों हमारी प्रशासनिक मशीनरी, जिसको सरदार पटेल ने स्टील फ्रेमवर्क की संज्ञा दी थी, दोस्तों इसकी अपनी एक अद्भुत विशेषता है। आप जानते होंगे अखिल भारतीय सेवा, जो सेवा में आते हैं वो खुली प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से आते हैं, जिसको संघ लोक सेवा आयोग द्वारा समय समय पर आयोजित की जाती हैं, जिसका संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। ये भी अपने आप में एक स्वतंत्र निकाय है। इसके सदस्य के एक फिक्स टेन्योर के लिए पद पे आसीन होते हैं, फिर उसके बाद रिटायर होने के बाद ये फिर किसी भी कार्यों में संलिप्त नहीं होते, अर्थात ये किसी भी संस्था में पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते। दोस्तों अखिल भारतीय सेवा ये भारत के प्रशासनिक व्यवस्था में एक रूपता लाने का काम करती है। दोस्तों आप कल्पना कर सकते हैं अगर अखिल भारतीय सेवा नहीं होती तो भारत में क्या होता। तमिलनाडु एक अलग देश होता, आंध्रा एक अलग देश होता, केरला एक अलग देश होता, यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एक अलग देश होते। दोस्तों समय समय पर अखिल भारतीय सेवा पे प्रश्न चिन्ह उठाए गए हैं। जैसे तमिलनाडु में राजमन्नार कमेटी ने ऐसी संस्थाओं को भंग करने का सिफारिश किया था, वहीं अलग अलग राज्यों की विभिन्न कमेटियों ने ऐसी सर्विस को, ऐसी सेवा को समाप्त करने की बात कही थी। लेकिन ये सेवा आज तक निर्बाध रूप से चल रही है, क्योंकि ये सच है कि इसका कोई विकल्प किसी राज्य ने नहीं दिया। दोस्तों राज्यों ने हमेशा आरोप लगाया इन सेवाओं में आए हुए अधिकारीगण राज्य के हितों को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो।
ऐसे में राज्यों द्वारा हमेशा ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि ये अधिकारी राज्यों के हितों से अपने आप को दूर रखते हैं, अर्थात ये केंद्र के एजेंट के रूप में काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सही नहीं है। क्योंकि देखा जाता है ये अखिल भारतीय सेवा से आए हुए अधिकारी काफ़ी दक्ष होते हैं, काफ़ी संवेदनशील होते हैं, इन्हें विविध विषयों की गहन जानकारी होती है। ऐसे में ये राज्य की प्रशासनिक संरचना को मजबूती देते हैं, उसकी विविधता को बनाते हैं, एक दूसरे से मेल मिलाप बढ़ाते हैं, एक दूसरे के कल्चर का आदान प्रदान करते हैं। दोस्तों, अब दूसरी बात राज्यपाल को लेकर। हालांकि राज्यपाल पद को लेकर काफ़ी टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार का एजेंट होता है। राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा राज्य प्रमुख के रूप में की जाती है। दोस्तों, आप संविधान को जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जैसी संरचना, जैसी व्यवस्था केंद्र में है, वैसी व्यवस्था राज्य में है। जिस प्रकार राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, वो नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख वहाँ मुख्यमंत्री होता है। केंद्र में भी नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, वहीं वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के पदों में अंतर है, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव द्वारा चयनित होते हैं, वहीं राज्यपाल मनोनीत किए जाते हैं। अमूमन दोस्तों, राज्यपाल केंद्र में शासन कर रही वो बहुमत वाली पार्टी की विचारधारा से संबंधित होते हैं। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना रहती है, और व्यवहार में ऐसा होता भी है, कि जब जिस राज्य में वो प्रमुख बन के पहुँचते हैं, वहाँ अलग पार्टी होने की स्थिति में वो उनके हितों के विरुद्ध कार्य करते हुए पाए जाते हैं। वो चाहे दिल्ली का मामला हो, चाहे वेस्ट बंगाल का मामला हो, चाहे कभी उत्तर प्रदेश का मामला रहा हो। दोस्तों, ये शुरू से लेकर अब तक ये चलता आ रहा है। ये पद विवादास्पद हो सकता है, लेकिन इस पद की अपनी अहमियत होती है। ये राज्य और केंद्र के बीच में पुल का काम करता है। राज्य की सूचनाओं को केंद्र तक पहुंचाता है, केंद्र के मैसेज को राज्य तक पहुंचाता है। राज्य जब मनमाना करने लगता है तो अपनी सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेजकर राष्ट्रपति शासन के लिए सुझाव दे सकता है। उस सुझाव को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते। राष्ट्रपति चाहें तो माने, राष्ट्रपति चाहें तो नहीं माने, लेकिन राज्यपाल के सलाह के आधार पर ही किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दोस्तों, ये राष्ट्रपति शासन ही सबसे कंट्रोवर्शियल टर्म है, जिसका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी पंजाब रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है, बिहार रहा है। कई बार ये राजनीतिक हितों से प्रेरित होता है। कई बार राज्यपाल अपनी मनमानी करते हुए किसी भी राज्य पे राष्ट्रपति शासन को थोप देता है। लेकिन इस बात से राज्यपाल के पद के निहितार्थ खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि राज्यपाल के अपने मायने होते हैं।
राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है। राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य के तमाम समझौते राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्य की कोई नीति राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही नियम बनती है। दोस्तों, कई बार राज्यपाल ने राज्य के हितों को आगे भी बढ़ाया है। कई बार राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम यही पद करता है। लेकिन भारत में राजनीतिक टकराव की स्थिति हमेशा रहती है। अभी वर्तमान में दिल्ली में ये मामला देखने को मिलता है। ऐसे में दोस्तों हम कह सकते हैं कि सब संस्थाएं अपने तरीके से स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। उन संस्थाओं को अपने नियंत्रण में लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा दिखता है। क्योंकि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहाँ विभिन्न मतों को मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ ऐसा कर पाना मुश्किल है। यही वजह है कि जब जब लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण में लेने की बात की गई, कोशिश की गई, तब तब असफल हुई। और दोस्तों, जब जब कार्यपालिका और विधायिका में समन्वय स्थापित हुआ, तब तब न्यायपालिका की सक्रियता बढ़ी, जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ और व्यवस्थाएं निरंतर रूप से चलती रहीं। दोस्तों, यही चीज़ें हम दूसरे देश में लागू करें तो हम पाएंगे न्यायपालिका के कमज़ोर होने की स्थिति में वहाँ कब व्यवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं, कुछ कहना मुश्किल होता है। हमारे संविधान निर्माता, हमारे विधि निर्माता इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे। उनमें दूरदर्शिता की कमी नहीं थी। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन किया, उन्होंने विभिन्न देशों की सिस्टम्स को रीड किया, तब जाके उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया, जिसमें किसी भी हाल में न्यायपालिका को बचाना उन्होंने उचित समझा। दोस्तों, परिणाम है न्यायपालिका स्वतंत्र है, हमारी स्वतंत्रता बरकरार है। अन्यथा स्थिति क्या होती आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सच्चाई है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं अपनी सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी न्यायपालिका मजबूती से कदम ताल मिलाए हुए है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे मौलिक अधिकारों की वास्तविक संरक्षक न्यायपालिका, जैसा कि कहा भी जाता है, वो अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रही है। हमारी कार्यपालिका अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही है। दोस्तों, विधायिका में कुछ गड़बड़ियां हैं जिसको समय रहते ना बदला गया
तो आने वाले समय में यह भयानक रूप ले सकती हैं। दोस्तों, विधायिका की अपनी कुछ कार्यप्रणाली होती है। उनके कुछ काम के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। उनकी गतिविधियां अति संवेदनशील होती हैं, अति गोपनीय होती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है विधायिका के कामों में संलिप्त राजनीतिक प्रतिनिधि अपने चंद स्वार्थों के लिए ऐसे नियम की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर, चाहे वो संगोष्ठियों के माध्यम से, चाहे वो सम्मेलनों के माध्यम से हमारे देश की छवि को धूमिल करने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। समय रहते इस पे अंकुश नहीं लगाया गया तो ये एक गलत परिपाटी को जन्म देगा। दोस्तों, यह कहना कि हमारा देश धीरे धीरे तानाशाही की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता। तमाम रिपोर्ट्स के माध्यम से, तमाम किताबों के अध्ययन के हिसाब से, उसके आधार पे हम यह कह सकते हैं कि हमारा देश कभी तानाशाही की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं निर्बाध तरीके से अपने काम को अंजाम दे रही हैं। उनमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है। दोस्तों, जिन संस्थाओं के आधार पे हम कहते हैं कि हमारे देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें 2 संस्थाओं का प्रमुखता से नाम लिया जाता है, जिनमें सीबीआई और ईडी शामिल है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, और ये अभी से इसका दुरुपयोग नहीं किया जाता। जब से ये संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं तब से इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। इस बात की पूरी संभावना है कि आगे भी किया जाता रहेगा। लेकिन भारत जैसे इतने बड़े देश में, भारत जैसी इतनी बड़ी संस्थाओं के बीच में कुछ संस्थाओं का दुरुपयोग करने से हम इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते, हम इस बात को प्रमाणित नहीं कर सकते कि हमारा देश तानाशाही की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इससे बड़े बड़े भयानक दौर हमारे देश ने देखा है। हम फिर भी डटकर खड़े हैं। हमने आज़ादी से लेकर अब तक इतनी उन्नति की है जितना शायद दूसरे देशों ने नहीं किया है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण यही है कि हमारी संस्थाएं अपने काम को अच्छे से कर रही हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन बेहतर तरीके से कर रही हैं, तभी ये संभव हो सका है। अर्थात हमारा देश कब पाकिस्तान बन जाता, हमारा देश कब तुर्की बन जाता, हमारा देश कब श्रीलंका बन जाता, ये कहना मुश्किल होता। नमस्कार।